आज हम क्लास 7 रुचिरा के चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम के अभ्यास को करेंगे। पहला अभ्यास है उच्चारणम कुरत। उपरि नीचैः कदापि कुत्र अधः बहिः अन्तः कदा उच्चैः अलम पुनः एकदा। अब दूसरा अभ्यास करते हैं। मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। इस बॉक्स में से पदों को चुनकर इस वाक्यों को पूरा करना है। तो पहला वाक्य है वृक्षस्य ऊपरी खगा वसंती। तो यहाँ आएगा आपका ऊपरी। वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। विवादेन, यहाँ आएगा आपका अलम। तो अलम विवादेन, झगड़ा बंद करो। वर्षा काले गृहात् डैश माँ गच्छ। वर्षा काले, जब वर्षा हो रही है तब घर से कहाँ? बाहर। तो यहाँ आएगा आपका बही, कि बाहर मत जाओ। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। मंच के नीचे श्रोताजन बैठे हुए हैं। छात्रा विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। छात्रा जो है विद्यालय के अंदर प्रवेश करती हैं। अब अगला अभ्यास करते हैं। अशुद्धम पदम चिनुत, कि जो अशुद्ध पद है उसको चुनो। तो पहला जो है उसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। तो इसमें हमारा जो अशुद्ध पद है वो है गमन्ति। गम धातु है, लेकिन उसके रूप जो हैं गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति चलते हैं, तो शुद्ध पद होगा गच्छन्ति। तो ये अशुद्ध पद हो गया। फिर दूसरा रामेण, ग्रहेण, सर्पेण, गजेन। तो यहाँ पे अशुद्ध पद गजेन है, इसका शुद्ध रूप होता है गजेन। तो ये हमारा अशुद्ध पद हुआ। फिर लतया, मातया, रम्या, निशया। तो अकारांत स्त्रीलिंग में तृतीया विभक्ति के एक वचन में लतया, रम्या, निशया रूप होते हैं। तो ये हमारा रूप जो पद है ये गलत है, क्योंकि ये मात्र शब्द है और मात्र शब्द का तृतीया विभक्ति में जो सही रूप होता है वो मात्रा होता है। तो ये पद हमारा अशुद्ध हुआ। लते, रमे, माते, प्रिये। तो जो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं उसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन के जो रूप होते हैं वो लते, रमे, प्रिय होते हैं। तो इसलिए ये हमारा पद अशुद्ध है। इसका मात्र शब्द का जो प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन होता है वो मात्रौ होता है। माता, मात्रौ, मात्रः, मातरः। तो मात्रौ इसका शुद्ध पद हुआ। तो ये हमारा पद अशुद्ध है। फिर लिखती, गर्जती, फलती, सेवती। तो यहाँ पर हमारा सेवती पद गलत है, क्योंकि इसके जो रूप चलते हैं वो चलते हैं सेवते, सेवेते, सेवन्ते। तो यहाँ पे इसका सही रूप है सेवते। तो इसलिए ये हमारा पद अशुद्ध है। अब अगला अभ्यास करते हैं। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। जो ये पद दिए हैं इनके समानार्थक शब्दों को आपको यहाँ पे लिखना है। तो पहला शब्द है प्राप्य।
प्राप्य का अर्थ है प्राप्त करके, तो इसका समानार्थक शब्द है लभद्वा। तो आपका यहाँ पे आ गया लभद्वा। फिर दूसरा है कुशला। कुशला मतलब कुशल, तो इसका समानार्थक शब्द हुआ दक्षा। तो ये आपका समानार्थक पद हो गया कुशला दक्षः। अगला है हर्षस्य यानी खुशी, तो खुशी का समानार्थक पद हुआ प्रसन्नतायाः। तो आपका ये समानार्थक शब्द हो गया हर्षस्य और प्रसन्नतायाः। अगला है देहस्य। देहस्य मतलब शरीर, तो इसका समानार्थक शब्द हो गया शरीरस्य। देहस्य शरीरस्य। फिर वैद्यम। वैद्यम का अर्थ है चिकित्सम, तो इसका समानार्थी शब्द हुआ चिकित्सम। वैद्यम चिकित्सम। तो ये अब अगले अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखतः, कि जो नीचे सवाल दिए हुए हैं, प्रश्न दिए हुए हैं, उनका एक पद में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति। मंच पर कितने बाल कवि बैठे हैं? तो आपका आंसर पद होगा चत्वारः। के कोलाहलम कुर्वन्ति। कौन शोर कर रहे हैं? तो कौन शोर कर रहे थे? श्रोतारः। श्रोताजन शोर कर रही है। गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। कि गजाधर जो बाल कवि है वो किसको उद्देश्य करके काव्य को प्रस्तुत करते हैं? तो आपका उत्तर पद होगा वैद्यम, कि वैद्यम को उद्देश्य करके वो काव्य को प्रस्तुत करते हैं। तुंदिलः कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति। कि जो तुंदिल कवि हैं वो किसके ऊपर हाथ को फिराते हैं? तो आपका उत्तर पद होगा तुंदस्य, कि तोंद के ऊपर हाथ को फिराते हैं। अब लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। कि लोक में बार बार क्या होता है? तो आपका आंसर पद होगा शरीराणि, कि लोके पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति। किम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या करके घी को पीना चाहिए? तो आपका उत्तर पद होगा ऋणम। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि उधार करके भी घी को पीना चाहिए। अब अगला अभ्यास करते हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिं कुरुतः। जो ये शब्द दिए हैं इन शब्दों को चुनकर इस कथा को पूरा करो। तो पूरा एकस्य नृपस्य एकः प्रिय वानरः आसीत्। पुराने समय में एक राजा के एक प्रिय वानर आसीत। वानर बंदर था। तो यहाँ आपका पहला पद आ गया प्रिय। एकदा नृपः सुप्तः आसीत। एक बार राजा सोया था। तो यहाँ पे आ गया आपका सुप्तः। वानर व्यजनेन तम अविजयत। या जो बंदर था वो पंखे से तम उस राजा की हवा कर रहा था। तो ये आपका यहाँ पे व्यजनेन आ गया। तदेव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायां उपविष्टः। तभी ही एक मक्षिका। तो यहाँ पे आपका मक्षिका आया। मक्खी जो थी वो राजा की नाक के ऊपर उपाविष्ट। तो यहाँ पे आपका उपाविष्ट आ गया कि बैठ गई। यद्यपि वानर बारंबार व्यजनेन ताम निवार्यति। इसमें यद्यपि वानर बार बार
पंखे से ताम उस मक्खी को हटा रहा था। तो यहाँ पे बारंबार आ गया, बार बार। तथापि सा पुनः पुनः निरपश्य, तब भी वह यानी मक्खी बार बार निरपश्य राजा की नासिकायाम एव, नासिका पर ही उपविष्टि स्म, की नासिका के ऊपर ही बैठ रही थी। तो यहाँ पे आपका आ गया नासिका, नासिकाया में आ गया आपका यहाँ पे। अन्ते सह मक्षिकाम हंतुम, अंत में उस बानर ने मक्षिका को यानी मक्खी को मारने के लिए खड़गेन, खड़ग से प्रहारम अकरोत। तो यहाँ पे आपका खड़गेन आ गया कि उसको मारने के लिए खड़ग से प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डीय दूरम गता, कि जो मक्खी थी वो तो उड़कर दूर चली गई। दूरम, तो यहाँ पे आपका दूरम आ गया। किंतु खड़ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत, परंतु खड़ग के प्रहार से राजा की जो नाक थी वो छिन्न हो गई, यानी घायल हो गई। अतः एव उच्यते, इसलिए ही कहते हैं, मूर्ख जनैः सह मित्रता न उचिता, कि मूर्ख जनों के साथ मित्रता उचित नहीं है। तो यहाँ पे आपका मित्रता शब्द आ गया। अब अगला अभ्यास करते हैं। विलोम पदानी योज्यत, इन शब्दों के विलोम शब्दों को इनसे जोड़िए कि किसका क्या विलोम पद है। तो पहला है अध, अध मतलब नीचे, तो इसका विलोम शब्द होगा ऊपरी। तो आपका ये अध का ऊपरी आ गया विलोम शब्द। अंतः, अंत मतलब अंदर, तो उसका विलोम शब्द हो गया बही, बाहर। दुर्बुद्धे यानी दुष्ट बुद्धि वाले, तो उसका विलोम शब्द हो गया सुबुद्धि, यानी अच्छी बुद्धि वाले। और फिर आपका हो गया उच्चई, उच्चई मतलब ऊंचा, तो उसका विलोम शब्द हो गया नीचई। दुर्लभम और सुलभम, तो ये आपके विलोम शब्द हो गए। अब आपका जो ये अभ्यास है चतुर्थ पाठ का वो पूरा हुआ। इस आपके चतुर्थ पाठ में काफ़ी अव्यय पद आए थे, तो थोड़ा अव्यय पद के बारे में जान लेते हैं कि अव्यय पद क्या होते हैं। तो संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, जिनमें अर्थात जिनमें विभक्ति, वचन तथा लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनको जो है अव्यय पद कहते हैं। अब आपके जो पाठ में कुछ अव्यय पद आए थे, जैसे कुत्र, ऊपरी, अध, अलम, उच्चई, पुनः, एव, कदापि, एकदा, अंतः, अपि इत्यादि, ये सब अव्यय पद हैं। इन सब का जो रूप है वो कहीं पे भी नहीं बदलता है, सर्वदा एक जैसा ही रहता है। तो बच्चों अब ये हमने थोड़ा सा अव्यय पद के बारे में भी ये जान लिया है। और अभी आपका इस पाठ का जो हमने ये अभ्यास किया है उससे संबंधित कोई आपके प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं।